मुगल साम्राज्य, एक ऐसा नाम जिसमें शान शौकत, दौलत और ताकत की कहानियां छिपी हैं। आज हम बात करेंगे उसी साम्राज्य की 300 साल की हैरतअंगेज दास्तां की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कभी दुनिया की 1/4 इकोनॉमी पर राज किया और फिर उसका जो हश्र हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस उतार चढ़ाव भरी कहानी को समझते हैं। ये शब्द ये किसी शायर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये एक पूरे साम्राज्य के दर्दनाक अंत की आवाज़ है। एक बादशाह जिसे अपनी ही सरजमीन पर दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो साम्राज्य जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, जिसके खजानों के किस्से सुनकर यूरोप के राजा महाराजा भी दंग रह जाते थे, वो साम्राज्य इतना बिखर कैसे गया? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की एक साजिश थी या फिर जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी थीं? इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। चलिए देखते हैं, एक साम्राज्य का दुखद अंत। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर। इतिहास की किताबें उसे एक महान विजेता बताती हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब वो हिंदुस्तान आया तो वो एक शरणार्थी था। अपना घर, अपना राजपाट, समरकंद सब कुछ हार चुका था। हिंदुस्तान आना उसका पहला प्लान नहीं था, ये तो एक तरह से प्लान बी था। तो फिर देखते हैं कि कैसे इस हारे हुए शहजादे ने हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी, कैसे वो शरणार्थी विजेता बना। साल था 1526, मैदान था पानीपत का। जरा नज़ारा देखिए, एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना और साथ में सैकड़ों जंगी हाथी जो उस जमाने के जीते जागते टैंक हुआ करते थे, और दूसरी तरफ बाबर की बस 12,000 सैनिकों की मुट्ठी भर फौज। कोई भी कहता कि ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। तो फिर बाबर ये नामुमकिन लड़ाई जीता कैसे? जवाब है 2 चीज़ों की वजह से। पहली थी टेक्नोलॉजी, बारूद, तोपों और बंदूकों की ऐसी गरज हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और दूसरी थी एक कमाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसे कहते थे तुगलमा तकनीक, मतलब दुश्मन को सामने से उलझाओ और किनारों से घेर कर हमला कर दो। इन दोनों चीज़ों ने पूरा गेम ही बदल दिया। लेकिन पानीपत तो सिर्फ ट्रेलर था। बाबर यही नहीं रुका, अगले ही साल उसने राणा सांगा को हराया। और मजे की बात यह है कि ये वही राजपूत राजा थे जिन्होंने कभी बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था। एक के बाद एक लड़ाइयां जीतकर बाबर ने ये साफ कर दिया कि मुगल अब यहाँ मेहमान नहीं बल्कि हुक्मरान बनकर रहने आए हैं। तो ठीक है, साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। अब कहानी लड़ाइयों से निकलकर उस दौर में जाती है जिसे मुगलों का सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी वैभव का स्वर्ण युग। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, जिसे शेरशाह सूरी ने हरा के 15 साल के लिए देश से बाहर कर दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी निर्वासन में पैदा हुआ हुमायूं का बेटा अकबर, जो आगे चलकर अकबर द ग्रेट कहलाया। उसी ने इस साम्राज्य को सही मायनों में हिंदुस्तानी बनाया, राजपूतों से रिश्ते जोड़े और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। और अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के दौर में ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। कितनी बुलंदी पर? इतनी कि उस वक्त दुनिया की कुल जीडीपी का 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले मुगल साम्राज्य के पास था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मुगल उस वक्त एक ग्लोबल सुपर पावर थे। ये वही दौर था जब ताजमहल बना, लाल किला बना, मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस बना। भारत को सही मायनों में सोने की चिड़िया इसी दौर में कहा जाता था। पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की दौलत और उसकी कारीगरी पर टिकी थी। लेकिन इसी सुनहरे दौर में एक ऐसी गलती हुई जिसे शायद उस वक्त किसी ने नोटिस भी नहीं किया। साल 1615 में बादशाह जहांगीर ने एक अंग्रेज व्यापारी सर थॉमस रो को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। ये एक मामूली फैसला लग रहा था, लेकिन असल में ये उस ताबूत की पहली कील थी जिसमें मुगल साम्राज्य को दफन होना था। तो अब सवाल उठता है कि एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने इतने बड़े साम्राज्य को आखिर गिराया कैसे दिया? वजहें एक नहीं 3 थीं। चलिए समझते हैं उन 3 घातक कमियों को। पतन की शुरुआत होती है आखिरी महान मुगल औरंगजेब के दौर से। औरंगजेब ने साम्राज्य को नक्शे पर तो सबसे बड़ा बना दिया, लेकिन इसी जुनून में वो एक बड़ी गलती कर गया। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल, सोचिए 26 साल दक्कन में लड़ाइयां लड़ते हुए गुजार दिए। नतीजा,
शाही खजाना खाली हो गया और दिल्ली से साम्राज्य का कंट्रोल कमजोर पड़ गया। पहली और सबसे बड़ी कमी थी सी ब्लाइंडनेस, यानी समुद्री अंधापन। मुगल जमीन के बादशाह थे। वो हाथी, घोड़े, तोपों के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं समझा कि आने वाला जमाना समंदर का है। उन्होंने कभी एक ताकतवर नेवी, एक नौसेना बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया, और इसी वजह से यूरोप की कंपनियां समंदर के रास्ते आकर उन्हें चुनौती देने लगी। दूसरी घातक कमी थी उनके अपने घर के अंदर। उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम ही नहीं था। इसे जंगल का कानून कह सकते हैं। हर बादशाह के मरते ही उसके बेटों में तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ जाती थी। भाई भाई का कत्ल कर रहा था। इस अंदरूनी लड़ाई ने हर पीढ़ी में साम्राज्य को खोखला कर दिया। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही बैठे थे। और तीसरी और शायद सबसे अहम कमी, एक वैचारिक खालीपन। मुगलों ने सैकड़ों साल राज तो किया, पर वो कभी एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाए जो इस पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो सके। जब तक उनकी तलवार में धार थी, सब साथ रहे। जैसे ही तलवार कमजोर पड़ी, साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन क्या उसकी विरासत भी खत्म हो गई? शायद नहीं। चलिए देखते हैं कि आज भी हमारे डीएनए में उसकी विरासत कैसे जिंदा है। देखिए, मुगल विरासत के दो पहलू हैं। एक तरफ है उनकी शानदार विरासत, हमारी भाषा, हमारा खाना जैसे बिरयानी और कोरमा, और ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ वायरस भी हमें विरासत में मिले, जैसे सिस्टम से ज्यादा एक व्यक्ति को बड़ा मानना या काबिलियत से ज्यादा सिफारिश और चापलूसी का चलना। ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में दिख जाती हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये 300 साल पुरानी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर है, या फिर उस कहानी के अच्छे और बुरे नतीजे आज भी हमारी राजनीति और हमारे समाज में जिंदा हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।